Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine. So, today in this particular session, as you can see flashing on your screens, the chapter Not for Profit Organizations, we are going to actually start, and of course, for upcoming many sessions, we are going to continue with this one. It's a formidable chapter, interesting one, although not very tough, but I have seen through my experience that student fraternity often actually have some feelings regarding its complexities, but nothing like that. It's a pretty easy chapter once you're thorough with the grounding with the concepts and your groundings are absolutely strong. I'm very sure that by the time we will have finished up this particular chapter, you too would feel that this is not tough at all. तो बड़े स्टार्ट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसी कंसर्न्स या ऐसी लीगल एंटिटीज़ होती हैं जिनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सर्विस बेस्ड होती हैं, प्रॉफिट बेस्ड नहीं होती। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से उनको किसी भी तरीके का शेयर या प्रॉफिट या डिविडेंड हासिल नहीं होता है। करेक्ट? इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बेसिकली सोशल अपलिफ्टमेंट या सोशल कॉज के लिए होते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जैसा कि मैं कह चुका हूँ इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। अब जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्कूल्स, कॉलेजेस, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इवन क्लब्स जो रिक्रेशनल क्लब्स होते हैं, जो रिक्रेशन का मतलब होता है आरामदायक एक्टिविटीज़, जो रिक्रेशनल क्लब्स वगैरह होते हैं, तो वो सब इनके परव्यू में, इनके दायरे में आते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात जो बच्चों को मैंने अधिकतर देखा पता नहीं है कि वो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी अपनी कोई कैपिटल नहीं होती है। पहले तो इस बात को समझना है। तो सर इनकी फंडिंग कैसे होती है? ये अपने फाइनेंशियल अफेयर्स कैसे चलाते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें खर्चे तो चाहिए ही, तो अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए ये निर्भर करते हैं डोनेशंस पर। अब डोनेशंस या ग्रांट्स इनको मिलती हैं, कहाँ से मिलती है? या तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वही दे सकते हैं या फिर गवर्नमेंट किसी देश की जो होती है, वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को वो ग्रांट्स वगैरह देती है। इवन कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे यूनेस्को है और इंटर डब्ल्यूएचओ है, इवन पिछले कुछ टाइम से आईएमएफ वगैरह भी हैं जो अच्छे एनपीओज हैं, उनको इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसीज, वो भी फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत से बच्चों को जो सबसे मेन चीज़ पता नहीं है कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी अकाउंटिंग को हम फंड अकाउंटिंग भी कहते हैं, लेकिन ये फंड अकाउंटिंग क्यों कहते हैं ये तुम्हें समझ में आना चाहिए क्योंकि इनकी अपनी कोई कैपिटल नहीं होती और ये फंड्स के लिए बाहरी सोर्सेज पर जो है निर्भर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें पहले आपको मालूम होनी चाहिए एनपीओ के बारे में। फिर सभी को मालूम है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स जो है रिलीज करते हैं ताकि अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को पब्लिश करते हैं और गवर्नमेंट्स वगैरह को देते हैं और उन्हीं फाइनेंशियल अफेयर्स के आधार पर, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से ग्रांट्स वगैरह हासिल भी होती हैं या डोनेशंस वगैरह हासिल भी होती हैं। अब जितने भी एनपीओज होते हैं उसमें कुछ बड़े भी हो सकते हैं, जैसे नॉर्मल एंटिटीज होती हैं, कुछ बड़ी एंटिटी होती है, कुछ छोटी एंटिटी होती हैं। तो छोटी एंटिटीज हम देख ही चुके हैं कि अधिकतर वो फुल फ्लेड्स अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट नहीं करती और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो फुल फ्लेड्स डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह जो एनपीओज भी हैं जो छोटे लेवल पर हैं, जनरली वो अपनी जो फाइनेंशियल मैटर्स है सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस करते हैं, और जो बड़े एनपीओज हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो डबल एंट्री सिस्टम पे अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, चाहे वो किसी भी सिस्टम पर करें, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो 3 चीज़ें ज़रूर बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही सीखना है कि जो एनपीओज़ हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और अकाउंटिंग से यहाँ पर मेरा मतलब इन्हीं 3 चीज़ों से है, जो पहले मैंने कहा। तो जो मैंने अभी कहा, थोड़ा-सा हम पहले उसको लिख लेते हैं, फिर धीरे-धीरे हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखना शुरू करा। आप भी अपने पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी जो भी है वो निकालें और मेरे साथ-साथ लिखना शुरू करें। जो बच्चे नहीं लिखेंगे ना फिर उनको प्रॉब्लम होगी, ये मैं पहले बता देता हूँ। लिखें, जैसा कि मैंने कहा, एज़ द नेम एज़ द नेम सजेस्ट्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। एज़ द नेम सजेस्ट्स, these organizations these organizations these organizations
are legal entities whose chief का मतलब है मेन, chief objective is not to earn profit, not to earn profit, not to earn profit, rather to provide, to provide services for social cause, social cause, or social upliftment, social upliftment का मतलब है social welfare, upliftment, करेक्ट। अब इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उन मेंबर्स को इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, members of such organizations, members of such organizations do not get, do not get any share of profit, any share of profit or dividend, प्रॉफिट और डिविडेंड, क्वाइट ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर कहाँ से इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड हासिल होगा, करेक्ट। all charitable all charitable institutes, societies, societies, clubs, recreational clubs लिखो, RECREATIONAL, रिक्रेशनल मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह या आरामदायक एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं लेजरली एक्टिविटीज, ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, सोसाइटीज, रिक्रेशनल क्लब्स, करेक्ट, recreational clubs, etc., fall under the purview का मतलब होता है दायरा, under the purview of, PURVIEW, purview of NPO, non profit organizations, करेक्ट। एस मैंने लिख दिया नीचे छोटा सा, organizations, charitable hospitals, charitable hospitals, schools, colleges, charitable hospital, school, colleges, recreational clubs are examples, are examples of NPO। अब जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने ये भी कहा कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी अपनी कोई कैपिटल नहीं होती, तो अपनी फंड रिक्वायरमेंट के लिए वो बाहरी सोर्सों पर डिपेंड करते हैं। such organizations such organizations do not have, do not have their
own capital and for their fund requirement for their fund requirement for their fund requirement। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अपनी फंडिंग के लिए फंड रिक्वायरमेंट्स डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करते हैं डिपेंड अपॉन मेंबर्स या तो अपने मेंबर्स पे डिपेंड करते हैं मेंबर्स और आउटसाइड एजेंसीज या फिर बाहरी सोर्सों पर डिपेंड करते हैं आउटसाइड एजेंसी। मेंबर्स कॉमा गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इंटरनेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज इंटरनेशनल एजेंसीज करेक्ट। इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक जैसे कि मैंने कहा इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक यूनेस्को WHO even Red Cross societies etc प्रोवाइड। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं या गवर्नमेंट है किसी देश की या इनके जो खुद के मेंबर्स हैं करेक्ट दे प्रोवाइड वो क्या करते हैं दे प्रोवाइड डोनेशंस ग्रांट्स एंड असिस्टेंस। अब असिस्टेंस किसी भी रूप में दिया जा सकता है कैश में भी दिया जा सकता है काइंड में भी दिया जा सकता है एंड असिस्टेंस टू एनपीओज। तो इसका मतलब अब तुमसे कोई पूछे कि एनपीओ की अपनी कैपिटल या अपने फंड्स होते हैं तो आंसर होना चाहिए नो नंबर वन। नंबर टू तो फिर ये अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करते हैं तो अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए बिकॉज इनके अपने कोई फंड्स नहीं होते इसीलिए इनकी अकाउंटिंग को हम फंड अकाउंटिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द रीजन इनफैक्ट मैं पूरा ही लिख दूं सिंस एनपीओज do not have do not have their own capital and acquire funds to carry out and acquire funds to carry out their activities। तो इनकी कोई अपनी कैपिटल होती नहीं और बाहरी सोर्सेज से या अंदरूनी सोर्सेज से इनको कुछ फंड्स एक्वायर होते हैं करेक्ट टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज देयर अकाउंटिंग इसीलिए इनकी अकाउंटिंग जो होती है उसको फंड अकाउंटिंग भी कहते हैं। कल जब तुम इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो ना तो इसी तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं और जो हमारा ध्यान इन बातों पे कई बार रहता नहीं है तो उस समय लगता है अरे ये तो चैप्टर तो हमने पढ़ा था पर हमें यही नहीं पता इसको फंड अकाउंटिंग भी कहते हैं। कैरी आउट देयर एक्टिविटीज देयर अकाउंटिंग इज नोन एज क्या कहा मैंने क्या कहते हैं उनको नोन एज यस फंड अकाउंटिंग उनको हम कहते हैं फंड अकाउंटिंग। ये मैंने रेड पेन से भी लिख दिया ताकि कल ये मत कहना कि मैंने नहीं कराया था फंड अकाउंटिंग। कुछ बच्चे अभी लिख नहीं रहे ये मुझे पता लग रहा है ये मत सोचो मुझे पता नहीं लग रहा है नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम आएंगे ध्यान रखना फंड अकाउंटिंग ठीक है। अब मैंने कुछ देर पहले ये भी कहा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बहुत से बच्चों को तो लगता है सर ये एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाते ही नहीं होंगे। ऐसा किसने कहा बाबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते होते तो ये हमारे कोर्स में थोड़ी होता
करेक्ट, नंबर वन। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। क्या कहा था मैंने अभी कुछ देर पहले? इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। और बेसिकली बनाने का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जहाँ से इनको ग्रांट्स डोनेशंस वगैरह मिल रही हैं, चाहे वो अपने मेंबर्स हों, नंबर एक, चाहे वो अपने ही देश की गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, लोकल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल एजेंसीज हों, उनको अपने ये फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में बताएं। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर ही अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ये लगता है कि ये एनपीओ जो है अच्छा काम कर रहा है, तो उनको उसी के हिसाब से फिर हम ग्रांट्स या डोनेशंस वगैरह देते हैं। करेक्ट, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। तो इसीलिए तुम्हें ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए। सच ऑर्गेनाइजेशंस such organizations prepare their annual accounts their annual accounts their annual accounts to convey information about their financial about their financial affairs about their financial affairs। हालांकि ये मैंने तुम्हें बता ही चुका ये मैंने अभी बताया था तुम्हें कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे लेवल पे अधिकतर वो सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन एक कॉमन चीज ये है, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओ हो, वो तीन चीजें जरूर बनाएगा। करेक्ट। एज फार एज अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड एज फार एज अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड तो जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है, ये मेरी शीट कंप्लीट हो गई है। मैंने इस पे शीट नंबर 1 अपनी रेफरेंस के लिए लिख दिया। ये शीट मैंने यहाँ रख दी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आजकल तुम देख ही रहे हो कि पोजीशन थोड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना सिंड्रोम जो है खराब है। तो प्रोफेशनल स्टूडियो से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल काउंट पे कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट पे कमी नहीं होगी। इस पे किसी तरह का डाउट नहीं है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि आज मैं बोर्ड पे नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मुझे बोर्ड पे देखने की आदत पड़ गई है। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, तो घर में ही स्टूडियो, मेकशिफ्ट स्टूडियो कह सकते हो, हमने बना लिया है ताकि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो मैं क्या लिख रहा था मैं खुद ही भूल गया, एक सेकंड में वो शीट को देख लूँ। एज फार एज अकाउंटिंग एज फार एज अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड, तो मैं ये बता रहा था जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है। करेक्ट। क्या कहा था मैंने? ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आर कंसर्न्ड, कॉमा, दीज ऑर्गेनाइजेशंस दीज ऑर्गेनाइजेशंस ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्या बनाते हैं? दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमा, प्रिपेयर। तो चाहे वो बड़े लेवल के हों, छोटे लेवल के हों, लेकिन वो ये तीन चीजें जरूर बनाएंगे। ए, इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तो वो अपने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके अलावा बी, फिर क्या बनाते थे? तुमने ये चैप्टर इससे पहले के लेवल पे करा ही हुआ है, तुम्हें मालूम ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इजंट इट और नॉट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अलावा सर, उसके अलावा बैलेंस शीट। राइट, गुड। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो बड़े लेवल के हों, छोटे लेवल के हों, मीडियम लेवल के हों, ये तीन चीजें वो बनाएंगे ही बनाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो जाहिर है कि हमें इनके बारे में अब कुछ मालूम होना चाहिए।
हालाँकि मालूम तुम्हें है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें थोड़ा-सा अपने हिसाब से क्लियर कर लूँ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने जो भी चीज़ करी है, वो हमारे हिसाब से करी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हल्की-सी, छोटी-सी मैं चर्चा कर लूँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उससे मुझे ये लगता है कि हाँ भई, हर चीज़ आपने हमारे एंगल से कर ली है। शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, फिर बाद में काम फ़ास्ट हो जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अब इसके बारे में पहले तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ख़ासियत क्या होती है, कुछ एक चीज़ें पहले आपको मालूम होनी चाहिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में 1 मिनट देख रहा हूँ, तो राइट, मेरे पास एक रफ़ शीट है यहाँ पर, मैं रफ़ शीट पहले निकाल लेता हूँ, ये लीजिए, मैंने रफ़ शीट निकाली। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी तुमने ये लिखना नहीं है, जब रफ़ में मैं कोई काम करूँ, तो वो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि कोई कंसर्न है, उसका अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2022 को खत्म हो रहा है, करेक्ट? यानी कि मैं इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए अगर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट सभी को मालूम है कि एक तरीके से कैश अकाउंट है। जब इसको हम बनाते हैं तो हम रियल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और ये एक तरीके से कैश अकाउंट ही है, करेक्ट? आपको मालूम है कैश अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, करेक्ट? उसके बाद जो भी आपको मिला आप अपनी रिसिट साइड में लिखोगे, ये आपकी रिसिट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुने इस बात को, कई बार ये चीजें ठीक तरह से क्लियर नहीं होती ना, इसीलिए फिर चैप्टर टफ लगता है। जिस पीरियड के लिए आप रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, उस पीरियड में पहले तो वो चीज रिसीव हुई होनी चाहिए या वो चीज पे होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपने इस तारीख से पहले रिसीव करी है या इस तारीख के बाद रिसीव करी है, तो वो इस साल के रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आ सकता, नंबर वन। यानी कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की शर्त ये होती है कि जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, उस पीरियड में वो चीज मिली हो तो उसको हम रिसिट में लिखेंगे, और अगर हमने पेमेंट करी होगी इस पीरियड में, तो मैं उसको पेमेंट साइट में लिखूंगा। यानी कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की पहली शर्त यह है कि इसको बनाते समय जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, पैसा उस पीरियड में मिला हो, कैश उस पीरियड में मिला हो या उस पीरियड में कैश गया हो, ये तो मैंने कहा, लेकिन जो बड़ा पॉइंट है वो क्या है? चाहे उस कैश का संबंध इस पीरियड से हो या ना हो, ये बड़ा पॉइंट है। सपोज एक आदमी ने मेरे को 4 साल पहले कुछ पैसे देने थे, आज से 4 साल पहले, ये मेरा करंट ईयर है, लेकिन वो पैसा उसने मेरे को इस साल दिया, तो मैं इस साल इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो क्या मतलब निकला कि जब हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो बस शर्त क्या है, एक तो जिस पीरियड में हम बना रहे हैं, उस पीरियड में वो पैसा मिला हो या वो पैसा गया हो, भले ही उस पर्टिकुलर पैसे का, रिसिट का या पेमेंट का ताल्लुक इस पीरियड से हो या ना हो, इस बात की परवाह करे बगैर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना है। बाद में अभी जब मैं डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा, तो मैं ये भी बताऊंगा कि रिसिट साइड में हम रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स भी लिखते हैं, कैपिटल नेचर की रिसिट्स भी लिखते हैं, यानी कि बस पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो। इसी तरह से पेमेंट होनी चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो। मेन चीज ये है कि इस पीरियड में वो होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को थोड़ा और डीपली एक बार समझ लेंगे ना, फिर बाद में तुम्हारे को आसानी होगी। इसलिए शुरू में थोड़ा सा मेरा आपसे क्या कहूँ, गुजारिश है कि तुम थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलो मेरे साथ, तो उसके बाद फिर तुम्हें पता है कि हमारी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराने में विश्वास भी रखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने तुम्हें हल्का-सा बताया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ इज़ सिमिलर टू कैश अकाउंट। पहले तो ये कैश अकाउंट की तरह है, सिमिलर टू कैश अकाउंट, कि नहीं? इसका मतलब अगर ये कैश अकाउंट की तरह है, तो इसको बनाते समय हम कौन से अकाउंट को फॉलो करेंगे, कौन से अकाउंटिंग रूल को फॉलो करेंगे? रियल अकाउंट के। Rules of real accounts are followed. Rules of real account are followed in preparation of this account. Rules of real accounts are followed. बस इतना ही काफी है। तो इसको बनाते समय हमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना होता है, करेक्ट?
receipt and payment account records both A. Capital. अब जब मैंने कैपिटल लिखा तो कैपिटल रिसिट्स भी हो सकती है, कैपिटल पेमेंट भी हो सकती है। कैपिटल रिसिट्स या पेमेंट क्या होती हैं वैसे तो तुम्हें मालूम है, नहीं भी पता तो घबराने की बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा ही। बी, रेवेन्यू रिसिट्स एंड पेमेंट, यानी कि जब हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरीके के नेचर के आइटम लिखेंगे। अब मैंने एक फॉर्मेट भी तुम्हें बना के दिया। बनाने का पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें बनाना नहीं आता, बनाने का पर्पस है कि तुम्हें इसके आइटम्स के बारे में मुझे कुछ बताना है, नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा सा मुझे तुम्हें कैपिटल रिसिट और कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू, रिसिट और इनके बारे में भी बताना है। तो ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। सभी को मालूम है, अब इस लेवल पे मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये रिसिट साइड है, रिसिट्स, और ये हमारी पेमेंट साइड है, पेमेंट, करेक्ट। और ये मेरे अमाउंट के कॉलम है जो मैंने रुपीस लिखा है, नंबर वन। नंबर टू, सभी को मालूम है जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ये हमारी डेबिट साइड है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन चाहे कैश का हो चाहे बैंक का हो, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, वो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे। उसके अलावा बिकॉज अभी मैं रिसिट साइड में हूँ, तो अभी अभी मैंने बताया कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की शर्त ये होती है कि जिस पीरियड से रिलेटेड मैं इस अकाउंट को बना रहा हूं, उस पर्टिकुलर पीरियड में मुझे वो रिसिट होनी चाहिए। भले ही उस रिसिट का ताल्लुक इस पीरियड से हो या ना हो, इस बात की हमें परवाह नहीं करनी है। अब जो रिसिट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, तो रिसिट एंड पेमेंट की रिसिट साइट में मैं दोनों तरह की रिसिट्स को रिकॉर्ड करूंगा, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स नाम से ही पता है आप लोगों को, रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स होती हैं जो फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, रूटीनली होती रहती हैं, या रेगुलर बेस पर होती रहती है, या एक पर्टिकुलर टाइम पर हमेशा होती है। अगर मैं कम अल्फाजों में बात करूं, एक आम बोलचाल की भाषा में बात करूं, और मेरा अपना मानना भी ये है कि आम बोलचाल की भाषा से हमें थोड़ा जल्दी समझ में आता है, टेक्निकल जार्गन में हमें जाने की क्या जरूरत जब हमारा काम एक आम बोलचाल से या सिंप्लिसिटी से बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में, रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स वो रिसिट्स है जिसकी आशंका आपको पहले से ही है कि ऐसा होना है। बात समझ में आई? और बाद में मैं आपको कैपिटल रिसिट्स के बारे में यही बताऊंगा कि वो रिसिट्स होती है जो अचानक पे होती है, जिसके बारे में पहले से कोई अंदेशा नहीं होता। सिंपल अल्फाजों में मैंने कहा। वैसे रेवेन्यू नेचर की जो रिसिट्स होती हैं, जो रेगुलर बेस पर होती हैं, रूटीन बेस पर होती है, फ्रीक्वेंटली होती हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर हमेशा होती हैं। अब रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर जो पॉसिबल रिसिट्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सभी लोगों को मालूम है कि सब्सक्रिप्शन इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। जैसे मुझे आज किसी क्लब का मेंबर बनना है, करेक्ट? तो मुझे उनको कुछ सालाना जो है फी देनी पड़ती है, जो कि रिसिट एंड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से, क्योंकि अकाउंटिंग तो हमने एनपीओ के नजरिए से करनी है ना। तो कोई व्यक्ति जब मेरा मेरा मतलब एनपीओ का मेंबर बनेगा, तो वो मुझे मेरी मेंबरशिप सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो पैसा हमें देता है उसको हम सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम चंदा बोलते हैं, करेक्ट? तो सब्सक्रिप्शंस, हालांकि बाद में देखेंगे सब्सक्रिप्शन एनुअली भी होते हैं, और जनरली जब मैं सब्सक्रिप्शन लिखता हूं तो इसका मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन होते हैं, क्योंकि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अधिकतर एनुअल बेस पर होते हैं। हालांकि लाइफ मेंबरशिप भी हो सकती है। कई बार लोग हमारे मेंबर बनते हैं, हमारे का मतलब एनपीओ के, और वो लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं, तो एक ही बारी वो सारी फीस दे देते हैं, यानी कि लाइफ टाइम की वो फीस हो जाती है। उसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी जो मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन यानी कि एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब एक तो आपको मालूम होना चाहिए, जाहिर है कि सब्सक्रिप्शन एनपीओस के लिए रिसिट्स है, एक तरह से इनकम भी है। उसके बाद फिर जब
अ, कोई मेंबर है मेरा, मेरा मतलब एनपीओ का। अब हमारा कोई मेंबर है, आप मेरे मेंबर हैं। कभी-कभी आप अपने गेस्ट भी मेरे, अब मान लेता हूँ मैं एक क्लब हूँ, करेक्ट? आई एम ए क्लब। अब आप मेरे मेंबर हैं, तो कभी आप अपने गेस्ट को लेकर के आएँगे। तो कई बार मेंबर्स अपने गेस्ट को लेकर के आते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस में, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऑर्गेनाइज़ेशन की जगह वर्ड क्लब यूज़ कर लेता हूँ, उससे थोड़ा-सा आसानी रहती है एक्सप्लेन करने में। तो आप अपने गेस्ट को लेकर के आए, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन उनसे एंट्रेंस फ़ी चार्ज करते हैं, करेक्ट? तो एंट्रेंस फ़ी रेगुलर नेचर की रिसिट्स हैं, तो इसलिए रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स हैं, एंट्रेंस फ़ी। उसके अलावा जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस का मतलब होता है वो डोनेशंस जो रेगुलर बेस पे हमें मिलती रहती हैं, जनरली मिलती रहती हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स मानी जाएँगी। ग्रांट्स, चाहे वो कहीं से भी मिली हो, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसी से मिली हो, गवर्नमेंट से मिली हो, ग्रांट्स जो होती हैं, वो हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती हैं, करेक्ट? ग्रांट्स। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू, इस तरह के वर्ड आप फेस करोगे जब बाद में अकाउंटिंग करोगे, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम वगैरह, जैसे आपका स्कूल है, कॉलेजेस है, उसमें हर साल आपका एनुअल फंक्शन होते हैं ना, इसी तरह से इनके भी एनुअल फंक्शन होते हैं। तो जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एनुअल फंक्शंस वगैरह करते हैं, उसमें एनुअल डिनर भी रखते हैं, तो डिनर के लिए ये अपने मेंबर्स को कहते हैं भाई कुछ कंट्रीब्यूट करो, करेक्ट? तो एनुअल डिनर, बिकॉज ये एनुअल फीचर है, तो हर साल ये रिसिट होनी ही होनी है, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर की रिसिट मानी जाती है। रेंट ऑफ हॉल। अब आज आपने देखा होगा, आजकल जैसे शादियां वगैरह लोग करते हैं, कई जगह हॉल बुक करा लेते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं अपने हॉल वगैरह भी देते हैं, लेट आउट करते हैं, करेक्ट? तो मैंने कहा नहीं, सोसाइटी के लिए सर्विस कर रहे हैं, तो इनको किराया भी आता है, तो रेंट ऑफ हॉल। इसी तरह से रिसिट्स ऑन, मेरे को ये नहीं कि तुम्हें फॉर्मेट नहीं पता, मैं थोड़ा-सा मीनिंग भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है जब किसी भी चीज़ को पढ़ो, तो ए से लेके जेड तक सारी जानकारी होनी चाहिए। रिसिट्स ऑन एनुअल स्पोर्ट्स बीट, अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे कहा कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन जो होते हैं वो बाकायदा कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह भी करते रहते हैं, तो उससे उनको कुछ रिसिट्स वगैरह हासिल होती रहती हैं, बिकॉज़ वो एनुअल फीचर होता है, ये एक पीरियोडिकल फीचर होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर इस तरह की रिसिट जो होती है, तो वो हमेशा रेवेन्यू नेचर की रिसिट मानी जाएगी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, अब इस तरह के जो और अब पहले तो कई बच्चे के तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर को कुछ बहुत ही अजीब तरीके से ग्रैस्प करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन वो न्यूज़पेपर थोड़ी बेचते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी नहीं कहा, लेकिन इसके 2 मतलब होते हैं। कुछ जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं वो अपनी मैगज़ीन्स निकालती हैं, या अपने न्यूज़पेपर्स निकालते हैं, या अपनी बुक्स वगैरह भी निकालते हैं। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह इस तरह की किसी सोसाइटी के मेंबर्स वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा आपके मेंबर्स घर में बुक लेकर के आते हैं, करेक्ट? ख़ास तौर से जो रिलीजियस सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, वो अपने न्यूज़पेपर्स, अपनी बुक्स वगैरह निकालती हैं। तो उससे भी इनको कुछ इनकम आती है, ये रेगुलर इनकम है इनकी। इज़ इट क्लियर टू यू? तो इस तरह की जो इनकम होती है ना, तो वो हमेशा जो भी रेगुलर नेचर की इनकम होगी, या एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी, या जिसके बारे में पता है कि ये इनकम होनी है। आप ऑर्गेनाइजेशन है, आप न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, बुक निकाल रहे हैं, आपको मालूम है कि कुछ तो पैसा आएगा, तो ये रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स मानी जाती हैं। अब ये रिसिट एंड पेमेंट, मेरी ये शीट तो खत्म हो गई, लेकिन मैं ऐसा काम करता हूँ, अगली शीट में इसी के नीचे लिखता हूँ, ताकि तुम्हारे सामने में वाली शीट मैंने रखी हुई है, और इसी शीट को मैंने आगे बरकरार रखा। ठीक है? थोड़ा-सा समझाने के लिए फिर तुम्हें मुझे भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। देख ही रहे हो, क्योंकि मेरे को रिस्क लेने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक-एक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो, और एक-एक आइटम के बारे में क्लियर हो। आधी-अधूरी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। एक आदमी को नॉलेज नहीं है ना, उससे उतना खतरा नहीं है। एक आदमी को हाफ नॉलेज है, उससे ज़्यादा खतरा होता है।
तो इस बात को समझने की कोशिश करें। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स के बारे में बातचीत चल रही थी। अभी हम रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हें इसकी बहुत हेल्प मिलेगी बाद में। इसी तरह से फिर अगला आइटम मैंने लिखा सेल ऑफ ओल्ड मैगज़ीन्स। अब सेल ऑफ ओल्ड मैगज़ीन्स। अब कोई भी मैगज़ीन्स हो, अब कई बार क्या होता है इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस जो होते हैं, बिकॉज़ वो न्यूज़पेपर्स वगैरह निकालते हैं, मैगज़ीन्स वगैरह निकालते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी मैगज़ीन्स हमने पब्लिश करी वो सारी की सारी बिक जाएँगी। तो जो पुरानी मैगज़ीन हो जाती हैं उसको रद्दी के भाव बेच देते हैं, तो वो भी हमारी इनकम या रिसिट है एक तरीके से। तो इस तरह के कुछ आइटम्स मैंने लिखे, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर के आइटम रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स मानी जाती हैं। तो एक तो मैं मुझे ये भी बताना था कि रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स क्या होती हैं, इसी तरह कैपिटल नेचर की रिसिट्स। अभी-अभी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा था, देखो अगर मैं अकाउंटिंग जार्गन या जार्गन का मतलब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उससे मैं बचना चाहता हूँ। कई बार मैंने देखा कि बच्चे उसी को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो हम सिंपल अल्फाजों में बात करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का एक आम बोलचाल की भाषा में मतलब ये है, एक ऐसी रिसिप्ट, एक तो जो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, करेक्ट? अगर कोई चीज़ इर्रेगुलर है, जैसे बारिश इर्रेगुलर चीज़ है। अब मुझे थोड़ी पता है कि एक पर्टिकुलर दिन को बारिश आएगी, नहीं है ना? लेकिन हर दिन सुबह होगी ये मुझे मालूम है। तो इसी तरह से कोई भी रिसिप्ट जिसके बारे में आपकी श्योरिटी नहीं है एग्जैक्ट बेस पर, उसको तुम कैपिटल रिसिप्ट्स मान सकते हो। तो कैपिटल रिसिप्ट्स वैसे तो हम कहते हैं कि वो रिसिप्ट्स होती है जो रेगुलर बेस पर नहीं होती, जो सडनली होती है, करेक्ट? तो कैपिटल रिसिप्ट्स के कुछ आइटम्स मैं लिखा रहा हूं, तो ये भी रिसिप्ट्स है। एक तो मैंने लिखा है स्पेसिफिक डोनेशन। दो तरह की डोनेशन मैंने आपको बताई। एक तो जर्नल डोनेशन। जर्नल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने आपको बस डोनेशन दे दी और कुछ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं करा। इसका मतलब वो जो पैसा आपको मिला, एनपीओ को जो मिला, वो पैसा वो कहीं भी यूज कर सकता है। एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे गवर्नमेंट ने आपको डोनेशन तो दे दी, लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन भी रख दी कि भाई ये पैसा आप इस पर्पस के लिए ही खर्च करेंगे। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर, जहां उद्देश्य जो है वो उल्लेखित है, करेक्ट? तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है, तो स्पेसिफिक डोनेशन। अब जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, क्योंकि अधिकतर वो बड़ी मात्रा में मिलती है और वो बार बार नहीं मिलती है, तो इसलिए जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो स्पेशल पर्पस के लिए ही होती है। तो इस तरह की जो डोनेशन होती है उसको हम कैपिटल रिसिट्स के रूप में लेकर के चलते हैं, करेक्ट? उसके बाद लीगेसी। बहुत से बच्चों को लीगेसी का मतलब ही नहीं पता है। लीगेसी। अब लीगेसी का क्या मतलब है? एक आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी, उसका धन दौलत अपार मात्रा में पड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अपनी फैमिली से उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाया। अब पैसा बहुत है, दुनिया भर का पैसा है, अपार धन दौलत है, लेकिन उसको जो सबसे मेन दौलत होती है वही उसके पास नहीं है। उसको अपनी फैमिली का प्यार, अपनी फैमिली का सपोर्ट जैसा उसको लगता है मिलना चाहिए वैसा नहीं है। तो वो आदमी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जब उसका अंतिम, उसको लगा कि मैं अब इस दुनिया में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहूँगा, तो उसने अपने एडवोकेट को बुलाया और उसने कहा, "भई मेरी ये धन, दौलत, अपार संपदा जो है, ये मेरी फैमिली के नाम ना करें। आप इसको किसी धर्मार्थ या किसी एनपीओ या चैरिटेबल सोसाइटी के नाम कर दें।" तो किसी चैरिटेबल सोसाइटी के लिए ये लीगेसी हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस तरह की इनकम के बारे में कोई आशा कर सकता है? आप उम्मीद, क्या आपको पहले से कुछ विजुअलाइजेशन थी कि ये आदमी ऐसा करने जाएगा? नहीं कर सकता। तो ये जो है कैपिटल नेचर की रिसिट्स है। इसी तरह से फिर एक है इंडोमेंट फंड। ENDOW। इंडोमेंट फंड। एक्चुअली इंडोमेंट फंड और लीगेसी में ज्यादा फर्क नहीं है। इंडोमेंट फंड याद रखना, कभी-कभी ना एग्जामिनेशन में इंडोमेंट इनकम लिखा होता है। अगर इनकम लिखा होगा तो आप रिसिट में लिखना, अगर फंड लिखा है तो हमेशा कैपिटल नेचर की रिसिट मानी जाएगी। याद रखो, जब आप रिसिट एंड पेमेंट बनाते हो तो आपको ऐसे हेडिंग वाइज लिखना नहीं होता। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए। अब इंडोमेंट फंड का मतलब क्या है? यहाँ पर तो इस आदमी ने क्या कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी अपार संपदा, धन दौलत, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाओ। इंडोमेंट में ये काम आदमी ने जीते जी कर दिया। एक आदमी जिसके पास धन दौलत अपार मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो दुनिया से तंग आ गया। उसने कहा मैं अब दुनिया से सांसारिक मोह से मेरे को अलग होना है। आई जस्ट डू नॉट वांट टू हैव मटेरियलिज्म इन माय लाइफ।
तो उसने कहा मेरी सारी संपदा जो है वो किसी धार्मिक जैसा कि मैंने कहा धार्मिक या रिलीजियस या मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम कर दी जाए। तो यहाँ ये काम आदमी ने जीते जी कर दिया है, वो इंडोमेंट फंड है। हालांकि इंडोमेंट फंड में और लीगेसी में एक हल्का सा फर्क ये भी होता है कि इंडोमेंट में वो ये कहता है कि भी जो मेरी ये संपदा वगैरह है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम तो कर दो, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत हमें भी देते रहो। ये थोड़ा सा इंडोमेंट फंड और लीगेसी में फर्क होता है। इंडोमेंट फंड, इनफैक्ट कोई भी जो फंड होगा ना, चाहे वो टूर्नामेंट फंड हो, अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने कहा स्पोर्ट्स मीट वगैरह करते रहते हैं, एनुअल बेसिस पर करते रहते हैं। तो टूर्नामेंट फंड, तो जैसे अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा भाई हम टूर्नामेंट कराएंगे, तो वो अपने मेंबर्स को और कई लोगों को बोलते हैं कि भाई इस हमें इसके लिए फंड चाहिए। लेकिन उस फंड में कितना पैसा आएगा, एग्जैक्टली आएगा या नहीं आएगा, इसको हम एक बहुत कंक्रीट तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए टूर्नामेंट फंड भी कैपिटल नेचर की रिसिट मानी जाती है। प्राइस फंड, इसी तरह से प्राइस फंड भी होता है। तो मैंने कहा किसी भी तरह का फंड होगा तो वो आप हमेशा कैपिटल नेचर की रिसिट मान करके चलेंगे। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करी। जब आप रेवेन्यू नेचर के आइटम और कैपिटल नेचर के आइटम का डिफरेंस अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो आप बाद में खुद देखेंगे कि आपको ये कितना मददगार साबित हो रहा है। आइए, ये तो मैंने अभी रिसिट साइड की बात करी, थोड़ा सा मैं पेमेंट साइड की भी बात कर लूं। बस एक बार थोड़ी सी मेहनत की बात है, मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस लेके आप काम करो, फिर आप खुद देखोगे कि बाद में क्वेश्चन हवा की तरह आप निकालोगे, तूफान की तरह बल्कि। तो पेमेंट्स, अब हम आते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट भी दो तरीके की होती है, रेवेन्यू नेचर की जो रेगुलर बेस पर होती हैं या बार बार होती हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पर हमेशा होती है। सिंपल वर्ड्स में, जिसकी होने के बारे में हमें मालूम है। मुझे मालूम है मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय, उसकी सैलरी मुझे देनी है। मुझे मालूम है यहाँ वर्कर्स लगे हैं, उनकी वेजेस मैंने देनी है। मुझे मालूम है कि मैंने ये स्पेस किराए पे ली है तो रेंट देना ही है। तो ये सब वो खर्चे जिसके बारे में हमें पहले से एक तरीके से पता है। मैंने कहा एक आम बोलचाल की भाषा में। रेवेन्यू नेचर के खर्चों के भी आप कुछ एग्जाम्पल लिख ही ले, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, करेक्ट। इसी तरीके से फिर सैलरीज, वेजेस, रेंट, रेट्स। क्या होते हैं रेट्स? कई बार आपने पढ़ा है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट तो हो गया किराया, टैक्स हो गया जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। रेट्स का मतलब भी एक तरीके से टैक्स ही होता है, लेकिन रेट्स का मतलब होता है ड्यूटीज। ये अधिकतर जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह होती है ना, ये वो चार्ज करती है, उनको बोलते हैं रेट्स। जैसे सर्कल रेट्स होते हैं, आपने कई बार अपने मम्मी डैडी को कहते हुए सुना भी होगा। तो रेट्स भी एक तरीके का टैक्स ही होता है, ये नहीं है कि ये कोई और चीज है, ये प्राइस है या ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा एक एक चीज के बारे में बेटे पता होना चाहिए। पहले तो मेन चीज ये है इंश्योरेंस। जाहिर है कि आजकल लोग सेफ प्ले करते हैं, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की। ऑडिट फी, अगर मेरा एनपीओ एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो मुझे ऑडिट भी करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट कंडीशन लगा देती है कि भाई अगर आपके ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो तभी हम आपको ग्रांट्स वगैरह देंगे या डोनेशंस वगैरह देंगे। तो प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये नॉर्मल खर्चे हैं, सब रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। जितनी भी चीज़ें आप अपने पीएनएल अकाउंट में लिखते थे वो सभी एक ये आइटम है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं ओनोरियम, HONOR, ओनोरियम। ओनोरियम का मतलब क्या होता है? ओनोरियम हारमोनियम नहीं है, ये ओनोरियम है। कई बार इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, करेक्ट। वैसे ओनोरियम का सिंपल वर्ड्स में मतलब तो हो गया किसी व्यक्ति को स्पेशली या स्पेसिफिकली बुला करके कुछ पेमेंट करना। जैसे हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया, उसको पेमेंट करी, तो ये ओनोरियम होता है। यहाँ
वर्ड ओनेरियम यूज होता है क्योंकि हम एक सर्विस के तौर पर उसको दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम उतना पैसा नहीं देते जितना कि मार्केट में उसकी डिमांड है। चाहे हमने एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को बुलाया, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बुला करके उसको पेमेंट करी, उसको ओनोरियम बोलते हैं, करेक्ट? तो इसको ऑनरी पेमेंट, कई बार आपने देखा होगा ना, ऑनरी मेंबर्स, जो ऑनरी मेंबर्स होते हैं उनकी कोई फुल फ्लेड सैलरी नहीं होती है, तो उनको एक कुछ वैसे पेमेंट दे देती है ऑनर करने के लिए, उसको ऑनोरियम बोलते हैं। आदर करने के लिए जो पेमेंट देते हैं हम, करेक्ट, नाम से ही पता लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मालूम होनी चाहिए। अब तुमने पढ़ा तो कई बार है, ईमानदारी से बताओ, मालूम एग्जैक्ट मीनिंग मालूम था आपका ऑनोरियम का? नहीं मालूम था, मुझे मालूम है। बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, मेरे को पता है कई बच्चों को तो लिखने में ना आफत आ रही है। वो बोल रहे होंगे क्या लिखाने की जरूरत है सर, बता दो। नहीं, एक बार लिख लोगे। वो एक कहावत है ना कि अगर आपने 1,000 वर्ड पढ़े हैं, सॉरी, आपने एक वर्ड लिखा है, वो 1,000 जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं उसके बराबर होता है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग भी लिखी लो। एंड ट्रेवलिंग, ये सब रेवेन्यू नेचर के खर्चे। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, अब जाहिर है, तो ये तो मैंने आपको कुछ बताई रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स। अब जैसे मैंने कैपिटल नेचर की रिसिट्स के बारे में बताया था, अब हम जरा कैपिटल नेचर की पेमेंट्स के बारे में भी बात कर लें। तो इसी शीट को अभी मैंने आगे रखा है और ठीक इसके नीचे मैं ये दूसरी शीट रख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो आजकल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो आजकल समय के साथ साथ हर चीज चेंज होती है। और मेरे को तो करीब 25 साल हो गए ये ट्रेड में, तो हमने तो वो जमाने भी देखे जब ब्लैक बोर्ड की टीचिंग होती थी, ठीक है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड आ गए, अब उसके बाद तो हर दिन कुछ ना कुछ आ जा रहा है आजकल। अब ये जो सिस्टम है इसको विजुअलाइजर्स बोल रहे हैं, ये जो पंख टाइप से। एक्सट्रीमली सॉरी, देखो तुमसे बात करते करते ना मेरा माइक फॉल हो गया। एनीवे, तो अभी मैंने कहा ना प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हमें भी है। एनीवे, तो ये जो है विजुअलाइजर का सिस्टम है जिसको कह रहे हैं, ये जो बड़े बड़े विंग्स आप देख रहे हैं ना, ये विंग्स हैं इसके लगे हुए, ये लाइटिंग इसमें फ्लैश हो रही है। और इसका मुझे एक फायदा है कि हम अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में इसमें लिख सकते हैं। तो कैपिटल पेमेंट्स, तो कैपिटल पेमेंट्स के बारे में हमने चर्चा करी। कैपिटल पेमेंट्स, बस थोड़ा सा आपने बड़ा पेशेंस दिखाया है, थोड़ा सा पेशेंस और रखोगे तो बस तुम समझ लो कभी तुम्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। तुम खुद नहीं आने दोगे, मुझे क्या जरूरत है। बुक्स, अब बहुत से बच्चों को लगता है बुक्स, तो ये बुक्स जो है ना, ध्यान रखना, बुक्स हमेशा कैपिटल नेचर की पेमेंट मानी जाती हैं। कैपिटल नेचर की पेमेंट मैं बता ही चुका हूं, वो पेमेंट होती हैं जिसके बेनिफिट्स, अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें, जिसके बेनिफिट जनरली 1 साल को एक्सीड करते हैं। अब हम मैंने बुक्स खरीदी तो जाहिर है कि 1 साल से ज्यादा का वो मेरे को योगदान करेंगी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल क्या कई सालों तक मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने उसको अपने पास कितना लंबा टाइम रखना है। फर्नीचर आपने कोई खरीदा, या जितने भी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट आपने खरीदे, कोई प्लांट आपने खरीदा, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी, ये सब कैपिटल नेचर की पेमेंट है क्योंकि इनके बेनिफिट्स जो हैं वो लंबे टाइम के लिए है। तो ये कुछ चीजें है ना, आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि अभी तक के डिस्कशन के बाद आपने क्या देखा, अब आपको बेसिकली अच्छी तरह से रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पता लगा कि पहले तो ये कैश अकाउंट की तरह है, नंबर वन। नंबर टू, इसको बनाते समय हम रियल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करते हैं कि क्या गया क्या आया, नंबर वन। दूसरी चीज,
जिस पीरियड के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, उस पीरियड में अमाउंट मुझे मिला हो या अमाउंट मैंने पे करा हो, तो मैं तभी उसको रिकॉर्ड करूँगा। भले ही उस पैसे का संबंध या उस ट्रांज़ैक्शन का संबंध इस साल से हो या ना हो। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हम ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है कि ईयर के एंड में मैं लिखूँगा क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस चाहे वो कैश का हो या बैंक का हो, इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ अब आपको कुछ चीजें ये भी पता लगनी चाहिए कि रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल नेचर की रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स क्या होती हैं, कैपिटल नेचर की पेमेंट्स क्या होती है। अब मैं इस शीट को जो है हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3 अब मैंने आपके सामने लिखी। अब ये तो हमने रेवेन्यू रिसिट एंड पेमेंट के बारे में बात करी। अब हम जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हल्की सी चर्चा कर ले, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश अकाउंट है। नंबर एक, अब इसका नाम ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब इस अकाउंट को जब हम बनाते हैं तो इस अकाउंट को बनाते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का ध्यान रखना होगा। करेक्ट, नंबर वन। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बड़ा डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। मान लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये अकाउंटिंग पीरियड है, मान लेते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड है, मान लेते हैं 1/4/2020 से स्टार्ट हो रहा है, 1/4 और 31/3/2021 को खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय है जिसकी एक सैलरी है, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक एम्प्लॉय आपके कंसर्न में है और उसकी सैलरी आपने तय करी है 10,000 पर मंथ की, तो बताओ वैसे लॉजिकली इस साल से रिलेटेड खर्चा इस एम्प्लॉय की सैलरी का कितना होना चाहिए? सर कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? 10,000 पर मंथ सैलरी है और साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 का खर्चा इस साल से रिलेटेड होना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारी कंसर्न ने उसको इस साल केवल 1,00,000 रुपए पे करे और 20,000 रुपए इस साल के उसके बनते तो थे, हमने पे नहीं करे, किसी कारण से नहीं पे कर पाए। यानी कि हमने उसको इतना पे तो कर दिया, पेड, लेकिन इस साल से रिलेटेड इतना पे तो करना था लेकिन हम नहीं पे कर पाए। अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें कि जब आप रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की जाहिर है कि पेमेंट साइड में आप इसको लिखोगे क्योंकि ये पेमेंट है। यहां पर आप सैलरी लिखोगे तो कितनी सैलरी लिखोगे? मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअली में आपने जितना पे करा। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने की शर्त ये होती है कि जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं उस पीरियड में एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई। हमें इस बात से वास्ता नहीं है, इस बात से हमें किसी तरीके का कंसर्न नहीं है कि इस साल से संबंधित खर्चा कितना था। हमें तो ये देखना है कि इस साल में एक्चुअल पैसा कितना गया, जो कि 1,00,000 गया, मैं 1,00,000 लिख दूंगा। लेकिन यही चीज अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इधर इनकम लिखते हैं। अब जब ये वाली सैलरी मैं अपनी एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखूंगा, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा, तो मैं सैलरी का खर्चा कितना लिखूंगा? सर यहाँ पर हम जो लिखेंगे ना, 1,00,000 प्लस 20,000 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ऐसा आप क्यों करेंगे? सर कोई कंक्रीट रीजन बताओ मुझे। सर हम ऐसा करते आए थे, अब करते आए थे ये कोई आंसर थोड़ी है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, मैंने कहा कि जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश सिस्टम पे बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्रूअल सिस्टम पे बनता है। अब आपने ये वर्ड 1,000 बार पढ़ा है, एक्रूअल। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्रूअल का मतलब क्या है? जिस पीरियड के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिस पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, उस पीरियड से संबंधित खर्चा या आय कितनी है, मैं वो लिखूंगा। भले ही वो मुझे हकीकत में आय हुई हो या ना हुई हो, एक्चुअली में रिसीव हुई हो या ना हुई हो, या एक्चुअली में मैंने वो पे करा हो या ना पे करा हो। जैसे कि इस साल से संबंधित खर्चा सैलरी का 1,20,000 है, संबंधित खर्चा 1,20,000 है।
भले ही मैंने 1 लाख पे करा है, लेकिन मैंने शो कितना करना है, 1,20,000, यानी कि तुम आउटस्टैंडिंग 20,000 इसमें लिखोगे और 1,20,000 रिफ्लेक्ट करोगे। यानी कि एक्रूवल सिस्टम में और कैश सिस्टम का बेसिक डिफरेंस जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, तो तब तक ये चैप्टर हमेशा बहुत पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन एक बार जब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा आपकी निगाहों में, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, जिसको मैं अंग्रेजी की क्लास में कहता रहता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक ए वॉक इन द पार्क। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा एक्रूवल सिस्टम पे बनता है। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह होता है, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स, यानी कि रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू, तो पहले तो ये किसकी तरह है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एब्सोल्युटली। तो इसको बनाते समय मैं कौन से अकाउंट फॉलो करूंगा, नॉमिनल अकाउंट रूल्स आर फॉलोड। उसके अलावा अभी अभी मैंने कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। हम एक्रूअल बेसिस पर इसको बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओनली revenue items are considered for preparing, only revenue items, हम केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कंसीडर करेंगे, आर कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, तो शर्त बनाने की क्या रहती है कि जिस पीरियड के लिए मैं बना रहा हूं, उस पीरियड से संबंधित खर्चा कितना है या संबंधित इनकम कितनी है, वो हम लिखेंगे। हकीकत में भले ही उतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। छोटा सा मैंने बनाया क्योंकि मुझे अब बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने मेन चीजें आपको पहले ही बता दी है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब मैंने शॉर्ट में लिखा भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जाहिर है कि इस साइड डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंडिचर्स, और इधर की तरफ हम इनकम्स लिखते हैं। अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को अपने सामने रखते हुए हमने इस अकाउंट को बनाना होता है। तो हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिट साइड को देखेंगे, और रिसिट साइड में रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिट साइड को हम अपने सामने रखेंगे, और उसकी जो रिसिट्स है उसको इनकम में लिखेंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि रिसिट एंड पेमेंट की जितनी भी रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू रिसिट्स लिख दिया। हालांकि मैं रिसिट्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। हालांकि हमें उनको कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है, प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे। तो मेन चीज जो आपने देखा कि रिसिट एंड पेमेंट से हम जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसिट से अपनी क्रेडिट में लिखेंगे, इसी तरह रिसिट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड के अंदर जितनी भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, रेवेन्यू पेमेंट्स। जाहिर है मैंने कहा इनको हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है इन द लाइट ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अमाउंट्स। और उसके बाद मैच करने के बाद फिर हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो ये बताता है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हम इसको कभी भी प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, करेक्ट? क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लॉस या प्रॉफिट की बात
फाइनल रिजल्ट की तो करते ही नहीं है, उनका मकसद ही नहीं है। तो इसलिए ये जो आएगा उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए सरप्लस कहते हैं। अगर बाय चांस फिगर इधर की तरफ आती है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। हम उसको लॉस नहीं बोलेंगे, सरप्लस या डेफिसिट। करेक्ट। तो दो में से कोई एक चीज हमारे पास आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर, समझ में आ गए। तो खास मुश्किल तो अभी तक तो नहीं लग रहा, बस मैंने आपसे कहा था। अब बारी आ गई तुम्हारी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, मुझे कुछ बताना थोड़ी है अभी, तो वो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी फिर हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बैलेंस शीट बनाने के लिए सर, बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैंने ये नहीं कहा कि हम एसेट और लायबिलिटी नहीं लिखते, इसमें एसेट और लायबिलिटीज ही लिखेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये एसेट साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपका अमाउंट है। रिसिट एंड पेमेंट को सामने रखते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। आपने देखा रिसिट एंड पेमेंट के अंदर जितने भी रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स और पेमेंट थी, वो तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख ली। अब रिसिट एंड पेमेंट के अंदर जो कैपिटल नेचर के आइटम बचे हैं, चाहे वो रिसिट्स है चाहे पेमेंट है, उनको आप बैलेंस शीट के अंदर लिख दोगे। यानी कि जितनी भी कैपिटल नेचर की पेमेंट्स हैं, कैपिटल पेमेंट्स, वो तो यहां पर आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? एसेट्स के अंदर आ गई। टेक्निकली वो एसेट्स ही होते हैं, इसलिए एसेट के अंदर आ जाती हैं। और जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसिट्स होती हैं, वो इधर आ जाती हैं, कैपिटल रिसिट्स। ये मैंने एक सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करी। करेक्ट। अब जो डिफरेंस आ जाता है ना, आप उसको क्या कहते थे? याद है, आप कभी भी कैपिटल नहीं कहते हो एनपीओ के केस में, जबकि नॉर्मली हम वर्ड कैपिटल यूज करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहां पर हम उसको कैपिटल फंड क्यों कहते हैं, ये बात आपकी समझ में अब आ जानी चाहिए। हम यहां उसको कैपिटल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां कैपिटल होती ही नहीं है। ये बात कई लोगों को पता नहीं। करेक्ट। तो मैंने खुद कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज में देखा है कि कई बच्चे, एक बार पूछा भी गया एक बच्चे से, व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल फंड, एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो कैपिटल फंड क्यों है, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो अकाउंटिंग होती है फंड बेस्ड होती है, तो इसलिए ये कैपिटल फंड माने जाते हैं। तो ये चीजें पहले मुझे तुम्हें बतानी थी। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, ऑफ कोर्स। फिर अब हम इसकी अब जाहिर है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या टाइप्स ऑफ टॉपिक्स में कह लूं, एक तो टॉपिक होगा जिसमें कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन की चर्चा हम करेंगे। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, और हमेशा तकरीबन हर साल क्वेश्चन आ जाता है। कई बार छोटा क्वेश्चन आता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही रिलेटेड आ जाता है। फिर दूसरा टॉपिक है जिसमें कि हम देखेंगे कि व्हेन, दूसरे टाइप में क्या होगा कि हमारे सामने बैलेंस शीट होगी, सॉरी मैंने कहा बैलेंस शीट होगी, व्हेन इंफॉर्मेशन और व्हेन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, when receipt and payment account is given and income and expenditure account need to be prepared। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया होगा और हमसे कहा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और साथ में बैलेंस शीट भी बनाओ, ऑफ कोर्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे।
एक तीसरी टाइप की जो वैरायटी है उसको हम कह सकते हैं कि जब हमारे सामने इंफॉर्मेशन मौजूद होगी और व्हेन फ्रॉम द गिवन डाटा फ्रॉम द गिवन डाटा जो हमारे सामने कुछ डाटा गिवन होगा एंड रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, उस डाटा से हमें रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। ये तीसरी टाइप है, यानी कि यहाँ गिवन डाटा से मुझे रिसिट एंड पेमेंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनानी है और ऑफ कोर्स बैलेंस शीट भी बनाना है। फिर एक चौथी टाइप में क्या होगा कि व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन, जहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिया होगा और आपको रिसिट एंड पेमेंट बनाना होगा। When income and expenditure is given and receipt and payment account is to be prepared. Is to be prepared. और पांचवी टाइप है कि when receipt and payment and income and expenditure account are given, दोनों आपको गिवन होंगे, रिसिट एंड पेमेंट भी गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दो गिवन होगा, आर गिवन एंड बैलेंस शीट्स ओनली आर टू बी प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट्स ओनली आर टू बी प्रिपेयर्ड। हालांकि इस टॉपिक से आज तक पास्ट में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा आपके लेवल पे, यानी कि पहले 4 टॉपिक से तो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। व्हेन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर गिवन एंड बैलेंस शीट ओनली आर टू बी प्रिपेयर्ड। तो आप पहले 4 पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, हालांकि करेंगे पूरा ही और हम पूरा ही कराएंगे। तो जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, वो हमेशा हम कवर करते हैं, इसमें भी हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर अब आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे।